हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ मेटल नॉन मेटल्स के PYQs का पार्ट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। राइट केमिकल इक्वेशन दैट शोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फिट्रिक होता है, एम्फिट्रिक इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से भी एंड बेस से भी। राइट, चलिए इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। Al2O3 प्लस एसिड लेंगे तो HCl ले लेते हैं यहाँ पर, AlCl3 गिव्स आउट H2O। बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर Al2, तो ये हो जाएगा 3 6 6 HCl, राइट, एंड हाइड्रोजन 3H2O। बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी रिएक्शन है एसिड के साथ। अभी हमें देखनी है किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। Al2O3 प्लस NaOH गिव्स आउट NaAlO2 एंड H2O। हमें यहाँ लेना पड़ेगा 2 एंड यहाँ पर भी हमें लेना पड़ेगा 2। बैलेंस करनी है रिएक्शन को हमें, तो यहाँ पर लेना हमें 2। ओके, तो 3 कर लीजिए प्लस 2 NaOH। चलिए ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज सिनेबार, हाउ इज मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो बात कर लेते हैं सिनेबार क्या होता है ना, व्हाट इज सिनेबार। तो सिनेबार एक मरकरी सल्फाइड है, जो कि और है किसका, मरकरी का। इट इज मरकरी सल्फाइड है ना, FIDE लिखते हैं, सल्फाइड HGS। इट इज अ ओर ऑफ मरकरी, इट इज अ ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हाउ इज मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार, एक्सप्लेन ब्रीफली। हमें पता होना चाहिए पहले तो, जो मरकरी है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसके लिए मेथड अलग होता है। यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल को सेपरेट करने का तरीका अलग है, एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है, मॉडरेटली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है, एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। मरकरी को ऑब्टेन करेंगे हम किसके थ्रू, रोस्टिंग के थ्रू। किससे, सिनेबार से। सो मरकरी इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग फ्रॉम सिनेबार। मरकरी obtained by roasting from सिनेबार। क्योंकि ये एक सल्फाइड ओर है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल में सल्फाइड ओर को सेपरेट करने का तरीका क्या है, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बोनेट ओर होता तो क्या लिखते हैं हम, कैल्सिलेशन। क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, कैल्सिलेशन। तो मर्करी इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग फ्रॉम सिनेबार। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए अब यहाँ से हम जब सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मर्करी ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें, मर्करी ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है। HgO इज थर्मली अनस्टेबल। कैसा होता है ये, थर्मली अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं हम इक्वेशंस, हमें ये कैसे मिलने वाली है। तो पहली इक्वेशन है, ऐसा करती हूँ मैं, नेक्स्ट पेज ऐड ही कर लेती हूँ, रुकिए यहाँ पर देखते हैं। HgS प्लस क्या देंगे हम यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बना लेगा HgO, यानी कि मरकरी क्लोराइड। यहाँ पर जो इसकी वैलेंसी है वो है मरकरी 2, मरकरी 2 सल्फाइड। ठीक है, ये बनता है हमारा मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। इसकी वैलेंसी भी कितनी है, यहाँ पर 2 ही है। अब इस मरकरी ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर बनेगा सूत्र 2HgO कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 2। बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं HgO प्लस, हमें यहाँ पर हीट देनी है ओनली, क्योंकि ये थर्मली अनस्टेबल है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड क्या बना लेगा, Hg प्लस O2। बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा लीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए।
तो हमें मिल गया मरकरी, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया किस प्रोसेस के थ्रू, रोस्टिंग से, ठीक है। किससे किया है, सिनेबार। सिनेबार होता क्या है, तो याद रखना है ये एक मरकरी सल्फाइड है जो कि और है मरकरी का। इज इट क्लियर टू ऑल? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, write the electron dot structure for potassium and chlorine, show the formation of KCl by the transfer of electrons and name the ions present in the compound KCl। okay, पहले फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम ना। क्या कह रहा है ये, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन। पहले पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यस एग्जैक्टली 192881 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का करते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है, यस बहुत बढ़िया 17 and 287। आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पुरानी वीडियो में बताया था मैंने। आउटर शेल में अगर 1 2 3 जहां भी दिख जाए आपको, आउटर शेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, यही इनके वैलेंसी होते हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। और ज्यादातर ये सारे कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो सारी मेटल्स कैसे बनाती है, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, डोनेट करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भर भर कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर आपको दिखता है 5 6 7 एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं ये, एक्सेप्ट करते हैं। और क्या हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ये क्या बनाएंगे, आउटर शेल में अगर इनके इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो ये अपने आप को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर कर नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। कैटायन एंड एनायन बताया था मैंने, पुरानी वीडियो में जाकर देखिए आप, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात की है तो हमने वो बना दिया। फर्स्ट में क्या लिखा था, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, शो द फॉर्मेशन ऑफ केसीएल बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं बनाती मैं, फिर आप लोग बोलेंगे कि मैम ने तो ऐसे बनाया था, ये प्लस लग रहा है। चलिए ठीक है। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तब शेयरिंग कर लेगा, उसके बाद शेयरिंग भी नहीं, सीधे सीधे डोनेट करना है यहाँ पर। जब डोनेट करेगा देन क्या बनेगा, KCl। हम ऐसे दिखाएंगे इसको, ए का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसके पास आ गया, Cl के पास आ गया। तो यहाँ से हमें हटाना है, हटाना है ना। और जो डोनेट कर देता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो K प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड Cl हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ जो इलेक्ट्रॉन आया है मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसको। चलिए जो इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास वो ये है, बाकी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ही कलर से बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको अगर जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आता है, शो द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको इस तरीके से दिखाना है। ऐसा कब होगा, आयनिक कंपाउंड्स होंगे, मेटल नॉन मेटल, ये कोई सॉल्ट होगा, ठीक है, तब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। थर्ड देख लेते हैं, नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड KCl। तो आपको पता है एक है पॉजिटिव K प्लस और एक है Cl नेगेटिव। एक कैटाइन बना रहा है और एक क्या बना रहा है, एनाइन बना रहा है। और इनके बीच में अगर बॉन्ड आ गया तो कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है इनके बीच में, आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड भी आगे पढ़ने वाले हम, ठीक है। ये है आपका सेकंड पार्ट और ये है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, कर लेंगे आप, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, स्टेट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम एंड सल्फर। Show the formation of CS by the transfer of electrons. Name the ion present in this compound. CS atomic number of calcium and oxygen. सेम उसी की तरह जल्दी से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने कैल्शियम एंड सल्फर का। बहुत अच्छी बात यह है कि आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कैल्शियम का 20 होता है एंड सल्फर का
यहाँ पर मिस्टेक हो गई बेटा 16, ठीक है। तो 2882 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने, तो क्या आ गया 2882। सल्फर है 286, यानी कि आपको समझ आ रहा होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसको आगे। कैल्शियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर 1 2 3 4 5 6। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, इसको सेपरेटली अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अभी हमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं अभी हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये ए पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट पे बोला है शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब कैसे हम शो करेंगे। कैल्शियम था, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सल्फर के पास जाएंगे। सल्फर क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कैल्शियम ने 2 आयन दे दिए, तो Ca2 प्लस या Ca+2, चलिए Ca+2 लिख लीजिए, ओके। अब सल्फर की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी थे, 2 इलेक्ट्रॉन हम अलग कलर से दिखा देते हैं, 1 और 2, ये आ गए सल्फर के पास। चलिए, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गया कि Cas बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाना है हमें। इज इट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सी पर, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या कह रहा है, नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड Cs, ठीक है। नेम द आयन, तो आपको पता है Ca+2 बन रहा है, यानी कि +2 बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आयन हो गया। एंड सल्फर हमारा क्या है, 2 ले रहा है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल, सबको समझ आ गया हमें कैसे करना है। तो कैटाइन और एनाइन याद रखना है हमें, कैटाइन और एनाइन बन रहे हैं, ठीक है। कैटाइन एंड एनाइन, ये आइंस के नेम हो गए हमारे, +2 और -2 नेगेटिव। कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, वैसे नहीं दिया हुआ तो मैं बता देती हूँ, होता है CaS। कैसे बनाया हमने, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। कैल्शियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, है ना। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड फॉर्मूला बन गया हमारा CaS। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। You are given samples of 3 metals, sodium, magnesium, and copper. Suggest any 2 activities to arrange them in order of decreasing activity. 25. Okay. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 25 पर, you are given samples of 3 metals, sodium, magnesium, and copper. Suggest any 2 activities to arrange them in order of decreasing activity. रिएक्टिविटी होगा, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर आपको समझ आ गया, आपको 3 मेटल्स दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी हाईली रिएक्टिव है, कौन सी लीस्ट रिएक्टिव होगी। थ्रू इसके थ्रू बताना है, एक्टिविटीज के थ्रू बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है सोडियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है, तो सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर कैसे करेगा, वाइग्रेसली रिएक्ट विद वाटर, कोल्ड वाटर विद सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर वाइग्रेसली एंड फॉर्म, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, राइट, एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड
एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम प्लस H2O, यहाँ पर H2O कैसा है, कोल्ड वाटर है, राइट। क्या बनेगा, NaOH एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए थोड़ा सा। 2H2O लेते हैं अगर यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा 2NaOH, ओके। एंड यहाँ ले लेते हैं 2Na, 2Na हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए एंड 4 हाइड्रोजन, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम का सोडियम से, तो मैग्नीशियम जो होता है वो सोडियम से तो कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आता है, बट ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट ना कर कर किसे करेगा, हॉट वाटर से। सो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, but it reacts with hot water and gives but it reacts with hot water and gives magnesium hydroxide and hydrogen gas, and gives magnesium hydroxide and hydrogen gas and hydrogen gas। रिएक्शन देख लेते हैं। Mg plus H2 MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो आपको कंपेयर करना आ गया ना, कि हमने देखा कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है तो हाईली रिएक्टिव हो गया। ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अब आती है कॉपर की बारी। कॉपर जो है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन के बाद आता है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो डू नॉट रिएक्ट विद कॉपर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपका आंसर क्या होगा इसके लिए, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझ आ गया, ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 2 क्या कर सकते हैं हम, तो हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। एक्टिविटी 1 में हमने ये देख लिया, एक्टिविटी 2 के लिए पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, हम एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। अब क्या करना है, अब आपको पहले अगर देखना है NaCl की मैं रिएक्शन कराती हूँ Mg से, क्या मैग्नीशियम इसे डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर सकता ना, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ से हमें एक्टिविटी 2 से समझ आ गया भाई, ये से हाईली रिएक्टिव ही है। समझ आ गया मैं कि मैग्नीशियम से सोडियम हाईली रिएक्टिव ही है। अब आ जाते हैं हम MgSO4, नहीं पहले आप करो CuSO4। CuSO4 plus Mg gives out MgSO4 and Cu। भाई कर लिया, क्यों कर लिया, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इससे कॉपर से। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर देती हूँ, MgSO4 कर देती हूँ एंड देन Cu की रिएक्शन करवाती हूँ, अब क्या होगा, फिर से भाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। याद रखना है हमें। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको तो नहीं इनफ है। गूगल करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 11th के लिए 12th के लिए जो भी है आपको वो मिल जाएंगी बहुत बड़ी रिएक्टिविटी सीरीज, आप अपनी बस एनसीईआरटी पर जाइए। ठीक है, अभी ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। मोटा आदमी या मोटा कोई फ्रेंड है ना, ये मोटी कोई फ्रेंड किसी पतले वाले को आराम से डिस्प्लेस कर पाएगी, पतली वाली आ गई कोई है ना, मोटे वाले को हेल्दी वाले को डिस्प्लेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, ये ऑलरेडी रिटन है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पहले से ही लिख कर लाई हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े। कोशिश मैंने यही की है कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊं और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Suggest a method of reduction for the following metals during their
मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेटल ए विच इज वन ऑफ द लास्ट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन, लास्ट, सेकेंड और थर्ड, लास्ट का सेकेंड या फिर थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि हमें समझ आ गया लीस्ट रिएक्टिव है, प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड कॉपर ये आ गए है ना इन द रिएक्टिविटी। तो इसको मैंने बताया था सबका तरीका अलग अलग होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, है ना। तो यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल के अंदर आते हैं, इसके लिए क्या तरीका होगा हमें ये बताना है। नेक्स्ट है मेटल बी विच गिव्स वाइग्रस रिएक्शन इवन विद वाटर एंड एयर, अब ये भी हमने पढ़ा था, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल कैसे सेपरेट करेंगे। एंड मेटल सी विच इज कैप्ट इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव मैटर्स है। तीनों के लिए तरीका अलग है और ये हमारे पास आ चुका है, हम कैसे सेपरेट करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मेटल ए हमें समझ आ गया, ये किससे मिलेगी हमें, केमिकल रिडक्शन से। हमें क्या करना है, इनका केमिकल रिडक्शन करवाना है, ठीक है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स के थ्रू, क्योंकि ये कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल कैसी होती है, अच्छी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है, तो हम इस मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। लीस्ट रिएक्टिव मेटल नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए हम कैसे करेंगे, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स की हेल्प से इनको सेपरेट या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, इज इट क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों। अब आ जाता है मेटल बी की बात करते हैं। तो मेटल बी अभी मैंने आपको बताया हाईली रिएक्टिव मेटल है, इस मेथड से सेपरेट नहीं होने वाले, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करने वाले, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से इन्हें सेपरेट करते हैं, इनके आयंस के थ्रू हम इन्हें क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो मेटल बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, किसके थ्रू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू। मेटल सी कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एल्यूमिनियम, यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। बाकी अदर मेथड भी रहते हैं, इनको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ अभी, तो आप देख लीजिएगा। ये तीनों क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने समझा रखा है यहाँ पर, अब देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये याद रहेगा आपको, आसान है, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल के थ्रू आती है, अगर एक का मेथड याद हो गया बाकी सबके लिए आपको सेम अप्लाई करना है, ठीक है। आ जाते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। याद रखना है हमें, इनकी मोल्टन ऑक्साइड्स या फिर क्लोराइड्स की फॉर्म में ही क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मेटल सेपरेट हो जाएंगे अपने सॉल्ट से और हम क्या कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट by supplying electrons to reduce the metal ions into metal, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो कैथोड एंड एनोड होंगे, तो कैथोड किसकी तरह काम करेगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्या करेगा ये, by supplying electrons to reduce the metal ions, ठीक है, into metal, ions जाएंगे मेटल में, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। सो मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, हमें मेटल्स कहाँ मिलेंगी, कैथोड पर मिलती हैं। कैथोड पर क्यों मिलते हैं, क्योंकि मेटल कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज पर जाकर क्यों मिल रही है हमें, अट्रैक्शन की वजह से। अगर ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता कैथोड तो रेपल्शन हो जाता ना, समझ आ रहा है ना, रेपल्शन हो जाता, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ठीक है, समझ आ गया। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेस को। NaCl था, इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने, Na प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। आयनिक फॉर्म में बाद में दिखाएंगे, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर 2Na प्लस Cl2, ठीक है, 2NaCl, क्या होगा यहाँ पर, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को देख लेते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। चलिए
एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो आपको पता है जिंक, आयरन एंड लेड, ये तीनों मेटल्स कैसी होती हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो इनके लिए क्या प्रोसेस रखते हैं? तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स which are in the middle of the reactivity series are extracted by the roasting, है ना, या फिर कैल्सिलेशन। कैसे करेंगे? बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स, रिडक्शन करना होगा इनके ऑक्साइड्स को विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, इनके थ्रू हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे इनके ऑक्साइड्स को। तो सम ऑफ द MRM, यहाँ पर लिखा है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अकर इन नेचर एज ऑक्साइड्स बट अदर्स अकर एज कार्बन, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स, यानी कि बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलती है। ज्यादातर यहाँ पे ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगी या सल्फाइड्स के फॉर्म में। कुछ मिलते हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन कुछ मेटल्स किसमें मिलेंगी? कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में। दैट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स देन फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स, यानी कि कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स से हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना इजियर होता है एज कंपेयर टू कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। तो कार्बोनेट्स को सेपरेट करेंगे तो मैंने बताया था अभी आपको कैल्सिनेशन, सल्फाइड से सेपरेट करेंगे तो बताया था आपको रोस्टिंग। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमें समझ आ गया है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए प्रोसेस अलग है। यहाँ पर हम किसके थ्रू करते हैं? ऑक्साइड्स को रिड्यूस करेंगे, किसकी हेल्प से करते हैं? कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और बिल्कुल सही कैल्शियम। तो आपको पता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होती है उनके ऑक्साइड्स कम मिलते हैं हमें, कार्बोनेट्स या सल्फाइड ज्यादा मिलेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस अलग होगी, इसे बोलेंगे कैल्सिलेशन, इसे बोलेंगे रोस्टिंग। पहले हमें क्या करना होगा? CO3 या S को सेपरेट करना होगा, ऑक्साइड बनाना होगा, अभी हम रिएक्शन देखने वाले हैं। देन उसके बाद ऑक्साइड्स को एक्सट्रैक्ट करना या सेपरेट करना ऑक्साइड से मेटल्स को बहुत आसान है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैल्सिलेशन, carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert into metal oxides। याद रखना, कोई भी ऐसा मेटल ऑक्साइड हो या मेटल कार्बोनेट हो, ठीक है, उसको, कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ एयर ही सेपरेट करना होता है। याद रख लेना, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मेटल ऑक्साइड में। मैंने बोला था अभी अभी मेटल ऑक्साइड को सेपरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना इजियर है, तो हम पहले क्या बनाएंगे? इसको मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? कार्बन या फिर हमने बताया था अभी कैल्शियम, है ना, इन सब की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एल्यूमिनियम, इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे? इनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। ZnCO3 है, सॉलिड है, कैल्सिलेशन करवाया हमने, एब्सेंस ऑफ एयर करवाया, यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक, यहाँ मैं लिख देती हूँ एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, क्या बन जाएगा? ZnO बन जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड। यहाँ लिख लीजिए, इसकी वैलेंसी 2 है यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड नॉर्मली 2 ही होती है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, कार्बन या एल्यूमिनियम की हेल्प से हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं किसको? मेटल ऑक्साइड्स को। इज इट क्लियर? तो ZnO में लेकर आ गई, कार्बन के साथ मैंने रिडक्शन करवा दिया, रिड्यूस करवा दिया, जिंक बन गया एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो गया, CO से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सल्फाइड ओर इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। कैल्सिलेशन में एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिलेशन में एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर। याद रखना है हमें, सल्फाइड ओर को मुझे अगर सेपरेट करना होगा तो स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर क्या था? ढक्कन बंद करके, एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर क्या है? ढक्कन को खोलकर, प्रेजेंस ऑफ एयर। दोनों में हीटिंग कर रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का रखा है। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ZnS जिंक सल्फाइड है ये। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग, ZnO बन जाएगा SO2। ये भी क्या है? गैस है, गैस बनकर उड़ गई। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड को सेपरेट करना आसान है, किससे करेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट से, जो कि क्या हमारा? कार्बन। जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
सेपरेट हो जाएगी, ये भी उड़ जाएगी। समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत? अब आपको मैंने बताया था कार्बन का भी यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं, तो अब एल्यूमिनियम का रोल देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम मेटल्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरली रिड्यूस्ड बाय कार्बन, यानी कि मैंगनीज को और क्रोमियम को हम कार्बन से सेपरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैंगनीज एंड क्रोमियम कार्बन से ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन इसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट? सो मैंगनीज एंड क्रोमियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्यूमिनियम पाउडर। एक्सेप्शन है, दोबारा सुन लीजिए, मैंगनीज एंड क्रोमियम। क्या बोला अभी मैंने? मैंगनीज एंड क्रोमियम, इससे हम क्या नहीं कर पाएंगे? सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसको, मैग्नीज एंड क्रोमियम को, किससे? कार्बन से। कार्बन से हम रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं? एल्यूमिनियम पाउडर का। तो देख लीजिए, MnO2 लिया हुआ है यहाँ पर, 4 एल्यूमिनियम लिए हुआ है, मैग्नीज सेपरेट हो गया, Al2O3 निकल गया, हीट। हीट निकल रही है, तो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन आ सकता है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जानते हैं ना? जो क्या करे, रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट बनने के बाद क्या करती है? हीट इवॉल्व होती है। जहां पर प्रोडक्ट के बाद क्या हो रही है? हीट इवॉल्व हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? तो याद रख लो, ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है, और ये किसका है? एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड का कर रहे हैं। किसके साथ करेंगे? केवल मैग्नीज एंड क्रोमियम। ऐसा नहीं है सिर्फ मैग्नीज एंड क्रोमियम के साथ कर सकते हैं, आयरन के साथ भी करेंगे। आगे मैं रिएक्शन करवाऊंगी जहां पर थर्माइट रिएक्शन के बारे में आएगा। अभी सब्र रखिए थोड़ा सा, बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बताइए, समझ आ गया? इज इट क्लियर? दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार। रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिलेशन में एब्सेंस ऑफ एयर, जिंक ऑक्साइड या फिर कोई भी मेटल जो है उसका ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड को सेपरेट करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना कार्बन के थ्रू आसान है, मॉडरेटली रिएक्टिव में। तो हम क्या करेंगे? आराम से कार्बन से हटाएंगे, जिंक को सेपरेट कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में इवॉल्व होकर निकल जाएगी। फिर मैंने बात की कुछ मेटल ऑक्साइड्स को मैं किसके साथ करती हूँ? एल्यूमिनियम के साथ करती हूँ। तो आपको पता है कि ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम मेटल्स नॉट सेटिस्फैक्टरली रिड्यूस बाय कार्बन, कार्बन से नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करेंगे और रिडक्शन करवा देंगे। मेटल ऑक्साइड जो था हमारा MnO2, वो क्या हो जाएगा? Mn बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा एंड साथ में हीट रिलीज होगी। इसी वजह से एक ऐसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं अरेज कर देती हूँ सारा। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, जिसका हमें इंतजार था। भी लेस रिएक्टिव मेटल्स पर आ जाते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट होती है। तो द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द एक्टिविटी सीरीज, लास्ट में होती है, कौन कौन सी है? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। लिख लो, यहाँ लिखा नहीं है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम की तो बात ही हो गई अलग, क्योंकि वो तो फ्री फॉर्म में मिल जाता है, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेन हमारी यहाँ पर कौन है? कॉपर एंड मर्क्यूरी। सिल्वर तो जरूरत नहीं पड़ती, सिल्वर भी हमें फ्री स्टेट में मिल जाती है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, वो बात अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी कॉपर एंड मर्क्यूरी याद रखो, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आती है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर नहीं आता, गोल्ड नहीं आता, प्लैटिनम नहीं आता, ये सब आते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन की जरूरत हमें किसकी पड़ेगी? कॉपर एंड मर्क्यूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Less reactive metals which are quite low in the activity series are extracted by the reduction of their oxides by heat alone. हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ हीट करनी है, सिर्फ हीट देनी है, ठीक है? क्या देनी है हमें? सिर्फ हीट देनी है। अब आप बोलोगे मैम एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट देनी है, प्रेजेंस ऑफ एयर देनी है, ऑक्सीजन देख रहा है ना अभी, ठीक है? समझ आ गया? क्लियर है सभी को? चलिए, हमने बात की थी जब सल्फाइड होगा तो क्या होता है? रोस्टिंग होती है, ठीक है? और हमने ये भी बोला था कि भाई ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना ज्यादा आसान है, सल्फाइड और कार्बोनेट्स आसानी से एक बार में नहीं हो पाएंगे। ऑक्साइड्स बनाएंगे, ऑक्साइड्स के बाद इनको सेपरेट कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, ये हटा देते हैं थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली रिएक्शन देख लेते हैं हम। कॉपर सल्फाइड है जो हमारा, कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस का एक और होता है, Cu2S। यहाँ पर Cu2S, समझ आ रहा है ना? कॉपर ग्लैंस एक और है जिसमें से हमें क्या करना है? कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। हीट देंगे, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, रोस्टिंग हो रही है प्रोसेस में, 2Cu2O बन गया, यानी कि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 1। कॉपर कौन सा यूज हुआ है? 1। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखा नहीं है, कॉपर
1 यूज हो रहा है। SO2 गैस निकल जाएगी, इवॉल्व मतलब गैस है तो रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फिर इसी कॉपर ऑक्साइड पर। हम अपने यहाँ पर हम लेंगे अनऑक्सीडाइज्ड ओर, रिएक्शन करवाएंगे Cu2S की, हीट करेंगे, हीट करने के बाद कॉपर हमें सेपरेट हो जाएगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस वही उड़ जाएगी। क्लियर हुआ? दोबारा देख लो एक बार, ये सारा हटाते हैं, काम का रखते हैं अपने पास। काम का ये है कि यहाँ पर कॉपर की जो वैलेंसी है वो कितनी है 1, Cu1, ठीक है। हमने बात की कि लेस रिएक्टिव मेटल है जो क्वाइट लो आती है ना, इनको एक्सट्रैक्ट करवाना है, इनका रिडक्शन करवाना है, कैसे करेंगे? सिर्फ हीट कर दो, है ना, हीट दे दो। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, कॉपर ग्लैंड एक और है Cu2S इसे कहते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉपर का सेपरेशन करने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, कॉपर को यहाँ से सेपरेट करेंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए, Cu2S है, ऑक्सीजन है, क्या बन गया? Cu2O, कॉपर की वैलेंसी 1 है, इसलिए दोबारा दिखा देती हूँ मैं कैसे करते हैं। कॉपर की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन 2 होता है, क्रिस क्रॉस मेथड 9th क्लास, Cu2O फॉर्मूला हमारा बन गया, जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बता दिया गया। समझ आ गया? देन Cu2 बन गया, SO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी एंड बाहर निकल जाएगी। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को ले लेंगे एंड साथ में हम लेंगे अभी अनऑक्सीडाइज्ड और कॉपर का, ठीक है। फिर क्या कराएंगे? रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिल जाता है? कॉपर हमें अलग मिल जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगी। क्लियर है सभी को? समझ आ गया अच्छे से? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ aluminium when heated in air. Write the name of the product. Iron with steam, name the product obtained. Calcium with water, why does calcium start floating in water? ये वाला क्वेश्चन मैंने ना प्रीवियस में करवाया हुआ था वीडियो में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब एल्यूमिनियम को हीट करते हैं एयर से तो क्या बनता है? चलिए, एल्यूमिनियम एंड हीटेड इन एयर देख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। प्रोडक्ट का नेम समझ आ गया, क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड साथ में कुछ नहीं बनने वाला। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। 3 to the 6 and 2 इधर एंड 4 Al इधर। समझ आ गया? क्या बनेगा? 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन गिव्स आउट Al2O3, नाम है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कहता है? आयरन विद स्टीम, आयरन विद स्टीम, ठीक है, Fe प्लस H2O क्या देगा? नेम द प्रोडक्ट बताना है हमें। यहाँ पर याद रखना Fe3O4 बनता है, ये बनता कैसे भी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। Fe3O4 आता कहाँ से? तो आपको याद रखना है FeO प्लस Fe2O3 मिलकर बनाते हैं क्या? Fe3O4। क्या बनाएंगे? Fe3O4। समझ आ गया? तो जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या देगा? Fe3O4 देता है। बैलेंस कर लेते हैं, 3Fe, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। O4 है ना, तो यहाँ पर कर लीजिए 4। ठीक है, और इसको कर लीजिए 2H2, बैलेंस हो गई। चलिए क्या बना? आयरन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैल्शियम विद वाटर, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर? ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन हमें किससे करानी है? वाटर से करानी है। मैंने अभी अभी बताया आपको कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ इसके बारे में, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम। कैल्शियम प्लस H2O क्या बनेगा? कैल्शियम विद वाटर है ना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। H2O कर लीजिए बस, ठीक है, बैलेंस हो गई। अब फ्लोट क्यों करता है? जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ये क्या करती है? स्टिक कर देती है किसके सरफेस पर? कैल्शियम के सरफेस पर, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने।
चलिए एक सेकेंड, इसको ना 4H2 कर लीजिए, अभी देखा मैंने 8 है ना, 4H2, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4H2 कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। पहला देख लेते हैं जल्दी से। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम है, साथ में है H2SO4 है, कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है। क्या देगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या देगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O देगा या H2 देगा, पढ़ा था ना हमने। मेटल एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, 2Al कर लेते हैं, ओ सॉरी 2Al कर लेते हैं, ठीक है। SO4 का होल थ्राइस है, यहाँ पर कर लूं 3H2, ठीक है। क्लियर है सभी को, होगी रिएक्शन बैलेंस, समझ आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक उस पर। चलिए ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। ये फर्स्ट वाला था, अब सेकंड पर आ जाते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 से जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, NaCl, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एग्जैक्टली NaCl बनेगा, CO2 बन जाएगा, एंड और क्या बनेगा, H2O। बैलेंस करके देखें, 2NaCl हो जाएगा, 2 सोडियम है, ठीक है, CO2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर लगा लो बस, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन पर, इक्वेशन पर। चलिए थर्ड है CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि लाइम वाटर कह रहा है क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। लाइम वाटर की रिएक्शन करानी है हमें कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 बन जाएगा, एंड साथ में H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन देख लीजिए जल्दी से, हाँ जी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए show the formation of Na2O by the transfer electrons between the combining atoms। हमें क्या करना है, Na2O को ट्रांसफर करके दिखाना है। चलिए ठीक है, Na ठीक है। सोडियम का जल्दी से कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना 11 है। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 286, ओ सॉरी, बड़े बड़े करते करते, चलो 26, समझ आ गया। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, सोडियम देने वाला है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सोडियम है, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक है, आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये ट्रांसफर होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है देख लेते हैं, Na प्लस Na प्लस, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 6, और लिखेंगे 2 नेगेटिव, एंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आ गए उनको यहाँ कर देंगे इस तरीके से, समझ आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे हम, सिंपली NaONA, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इधर एक इधर, ये बन जाएगा Na प्लस, ये बन जाएगा Na प्लस, खत्म कहानी, हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर लगाएंगे 2 नेगेटिव, ठीक है, समझ आ गया। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, हमने ये दिखा दिया है।
बाकी हम फॉर्मूला कैसे आया Na2 ये दिखा देते हैं। सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वैलेंसी कितनी है 2। क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे, हमारा बन जाएगा Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली हार्ड। जल्दी से वो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। पहले चलिए ऐड कर लेते हैं पेज, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सॉरी, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड यूजुअली हार्ड। चलिए ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा, यानी कि आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अच्छा कितना हाई हो सकता है, बात कर लेते हैं। घर में नमक होता है ना, नमक NaCl, ठीक है। NaCl आयनिक कंपाउंड बनाता है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। NaCl क्या करता है, एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। और कैसा आयनिक कंपाउंड है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। कैसे जानेंगे इसको, इसको जान लेते हैं हम Na+Cl नेगेटिव से, आयंस बन रहा है ना, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर कितना है ये कैसे पता चलेगा हमें? तो नमक को आप घर में देखते होंगे, आपने क्या किया, पिज्जा विज़ा बनाने के लिए बेस वेस में डाल लेते हैं कढ़ाई में, शायद है ना, जब वैसा बनाते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक ऑप्शन दे रही हूँ मैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी या बाउल लेना है, नमक को रखना है, आप आधे घंटे तक चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। नमक क्या आपका इवेपोरेट हो जाएगा? नहीं होगा। टेस्ट करिए एक बार, कैसे नहीं होगा? क्योंकि जो नमक है NaCl है, वो आयनिक कंपाउंड से बना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो आपकी नॉर्मल गैस नहीं दे सकती। यानी कि आपको लैब में ही जाना पड़ेगा जब इसको सेपरेट करना है तो। समझ आ गया? क्यों है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, दो मैग्नेट्स को जब तक आप कस की फोर्स नहीं लगाएंगे तब तो सेपरेट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। NaCl भी ऐसी स्टेक है, जब तक आप स्ट्रॉन्गर 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 फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अट्रैक्शन टूटेगा नहीं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी का ही पार्ट क्या था, हाउ इज दैट आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे डू सो व्हेन इन मोल्टन स्टेट। चलिए ठीक है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर फ्री आयंस नहीं होते। सो इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव फ्री आयन, है ना, इनके पास क्या नहीं है, फ्री आयन नहीं है। अगर मैं मोल्टन स्टेट की बात करती हूँ या फिर एक्वा स्टेट की बात करती हूँ तो वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या आ जाते हैं, फ्री आयन आ जाते हैं, यानी कि ये सेपरेट हो जाएंगे Na+Cl नेगेटिव पर, और ये फ्री आयन ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। फ्री आयन क्या करते हैं, इजी टू मूव, एंड क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो उनके पास फ्री आयन नहीं है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमने। Show on a diagram the transfer electrons between the atoms in the formation of MgO, right? राइट सिंबल ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgO। कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव, कई बार करवा चुके इस टाइप के क्वेश्चंस, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट एक बार अगर आपको फिर भी देखना है तो मैं दिखा देती हूँ जल्दी से। मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा अपने, इसको करेगा, ऑक्सीजन को करेगा, 1 2 3 4 5 6, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ले लेंगे ये, फिर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा। चलिए पहले इतना ही दिखा देते, फिर उसके बाद क्या बनने वाला है इधर देख लीजिए। मैग्नीशियम 2+ एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है। कैसे 2 नेगेटिव हुआ, 1 2 3 4 5 6 इसके खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करने की वजह से मिल गए, ठीक है। Mg2+ कैटायन बनेगा, O2 नेगेटिव एनायन बनेगा, यानी कि Mg2+ कैटायन एंड O2 नेगेटिव एनायन। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेम द सॉल्वेंट विच इन विच आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल। वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये PDF या जो भी ये PDF है या वर्ड फाइल है, ये आपको मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड्स है तो केमिस्ट्री का रूल है, जो आयंस बनाते हैं यानी कि पोलर मूवमेंट दिखाते हैं, वो पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं, यानी कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा,
नॉन पोलार में, ठीक है। इसका मतलब है वाटर H+OH नेगेटिव, ठीक है। ये भी पोलर मूवमेंट दिखाएंगे जिसकी वजह से ये आराम से सॉल्युबल होते हैं। तो इसका आंसर है मेन आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट कौन सा, वाटर। आंसर है क्या, वाटर, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, व्हाई आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस फ्री मिल जाते हैं, फ्रीली आयंस क्या करेंगे, मूव करते हैं एंड देन करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, इट इज बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ आयन व्हिच कैन मूव फ्रीली इन दैम, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फ्रीली मूव करें जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, करंट कैरी कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। फ्री आयन टू मूव, फ्री आयन टू मूव का मतलब है फ्रीली आयन मूव कर पाते हैं। सॉलिड स्टेट में आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में जो भी आयनिक कंपाउंड होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। किस में करेगा, एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में। इज इट क्लियर, समझ आगे सभी को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। 31. Water amphoteric oxide. Choose the amphoteric oxides from among the following oxides: Na2, ZnO, Al2O3, CO2, H2O. एम्फोट्रिक ऑक्साइड बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए थे। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उनको हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ZnO एंड Al2O3 दिया भी है, ZnO एंड Al2O3, इसके अंदर से ये कंपाउंड एम्फोट्रिक है। लेकिन लेड ऑक्साइड PbO, अगर एग्जाम में आ गया PbO तो आप इसको भी टिक करेंगे। ये बात समझ आ गई अच्छे से, इज इट क्लियर टू ऑल, कोई दिक्कत। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस एज वेल एज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। यानी कि एसिड एज वेल एज बेस से दोनों से रिएक्ट कर रहे हैं एंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एरिया क्लीन कर देती मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32, ठीक है। बहुत ही आसान है, मिनरल ओर एंड गैंग को आपको क्या बताना है, डिफाइन करना है, शॉर्ट नोट देना है, ठीक है। डिफाइन द टर्म्स। मिनरल क्या होते हैं, जो नेचुरली सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें मैटर्स मे बी और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इजीली या प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली। देख लेते हैं, इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली। यानी कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स भर भर के, मतलब बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी क्या है मेटल्स की, ज्यादा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। जिनमें क्वांटिटी ज्यादा होगी प्रॉफिटेबली होगा मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, जिनमें क्वांटिटी बहुत कम होगी तो क्यों इतना पैसा बर्बाद करना, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ दोबारा सुन लो, इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली। इज इट क्लियर टू ऑल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और। अब अभी अभी मैंने जब समझाया आपको कि क्वांटिटी ज्यादा होती है, मिनरल्स के अंदर क्वांटिटी ज्यादा है तो हम उसे क्या कह देते हैं, और कह देते हैं। तो बस आंसर आ गया हमारा। इट इज अ रॉकी मटेरियल विच कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल सो दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। कैसे होते हैं ये, रॉकी मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी, मेटल्स की क्वांटिटी क्या होती है, सफिशिएंट होती है, ज्यादा होती है, एंड एक्सट्रैक्ट करना मेटल्स को प्रॉफिटेबली होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, और बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उन्हें, और कहेंगे। रॉकी मटेरियल विच कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल सो दैट मेटल्स एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली। याद हो गया होगा, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर ना मिनरल का एक एग्जाम्पल भी दिया मैंने, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम माइका। यानी कि माइका एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर एल्यूमिनियम बहुत कम मिलने वाला है, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझ आ गया, क्योंकि प्रॉफिटेबली नहीं होगा। अब आ जाते हैं गैंग। गैंग क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, मड, रॉकी सब्सटेंसेस। किस किसकी, सैंड, मड एंड रॉकी सब्सटेंसेस की इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, गैंग। बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, an ore on heating in air produces sulfur dioxide. Which process would you suggest for its concentration? Describe briefly any two steps involving in the conversion of this concentrated ore into related metal. हमने पढ़ा था कौन सा ओर है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिंक में देखा था हमने, बिल्कुल, मरकरी में देखा था हमने, बिल्कुल, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है रोस्टिंग से रिलेटेड है, सल्फाइड ओर होगा, सल्फाइड ओर है तो यहाँ पर क्या करने वाले हम, रोस्टिंग करने वाले हैं, रोस्टिंग, ठीक है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो मैंने उस टाइम नाम नहीं लिया था, डर जा रहे थोड़ा क्या नाम बोल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करवाकर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो रोस्टिंग द कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर is heated strongly in the presence of air या फिर ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था कैल्सिलेशन एब्सेंस ऑफ एयर, बिल्कुल सही, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड। एयर यहाँ पर ऑक्सीजन से, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैम ने ऑक्सीजन बोला था, कभी एयर बोल रही है, एयर एंड ऑक्सीजन बातें की है। तो ZnS को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, ZnO बनता है NSO2। मैंने आपको बताया था जिंक सल्फाइड को, जिंक सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं है, इट इज इजियर टू सेपरेट, कहाँ से, ZnO से। ZnO को फिर क्या करेंगे, दोबारा से रिएक्ट कराएंगे, रिड्यूस करवाएंगे, किसकी हेल्प से, कार्बन। कार्बन क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन की हेल्प से हम क्या करते हैं, और एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगी वो वाली रिएक्शन भी, और आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन में दिखाया हुआ है मैंने। ZnO को आप क्या कराएंगे, कार्बन से रिएक्ट कराएंगे, Zn सेपरेट हो जाएगा, जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में उड़ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, चलिए ठीक है। तो दो प्रोसेसेस कौन सी इन्वॉल्व थी, आपको समझ आ गई, टू स्टेप्स में बताना था, पहला रोस्टिंग हो गया, सेकंड क्या करा हमने, रिडक्शन कराया। पहले हमने ऑक्साइड बनाया सल्फाइड से, एंड देन हमने फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। डन, थ्री 34, ठीक है। Give reason for the following observation. Ionic compounds in general have high melting and high boiling points due to ionic bond. क्या आंसर इसका, ionic bond की वजह से। Strong force of attraction due to strong force of attraction due to strong force of attraction. किसका force of attraction ज्यादा, oppositely charged ions, ठीक है, strong force of attraction ऑफ अपोजिट चार्जेस, कैटाइंस एंड अनाइंस बताया था आपको, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा तभी बनेंगे जब कैटाइन एंड अनाइन होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट चार्ज से बहुत स्ट्रांगली बाइंड करते हैं, अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, NaCl। नमक को कभी ना अपनी गैस पर रखना, ठीक है, विदाउट वाटर एंड सब कुछ डालकर आप क्या करना, उसे ऐसे ही सादा गैस पर रख देना और हीट देते रहना। आप आधे घंटे तक भी देंगे ना, तब भी नमक का बाल भी बाका नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि NaCl आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इतनी हीट और इतनी एनर्जी आपकी गैस के अंदर नहीं है जिसको ब्रेक कर सके। इसको ब्रेक करना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, फिर लैब में ही जाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Highly reactive metals cannot be obtained from their oxides by heating them with carbon. हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात हो रही है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स मैंने बताया था खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। तो these are themselves a good या reducing agent, themselves a good reducing agent, ठीक है, as compared to carbon, as compared to carbon, carbon. So they cannot easily या फिर they cannot remove with the carbon reduced, ठीक है, they cannot be reduced with the carbon. So yeah, therefore they cannot reduce with the carbon. Reducing agent like carbon, ऐसे भी लिख सकते हैं, with reducing agent like a carbon, ठीक है। Is it clear to all?
समझ आ गया? ये खुद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो कार्बन कैसे रिड्यूस कर पाएगा? इसके लिए मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था भी मेटलर्जी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू हम क्या कराएँगे? रिडक्शन करवाते हैं एंड इनके आयन्स को ब्रेक करते हैं। क्या 10 और 9 पर कैथोड पर जाकर हमारा क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एंड देन स्टिक हो जाएगी सारी मैटर। ठीक है? विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर वेसल्स गेट अ ग्रीन कोट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर इन द रेनी सीजन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, आपका शायद फर्स्ट क्वेश्चन था वो। देख लेते हैं यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर यानी कि वाटर से ये क्या करेगा? रिएक्ट करता है, तब ये बनाता है क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फॉर्मूला याद होगा? याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो अभी देख लेते हैं। कॉपर कार्बोनेट क्या फॉर्मूला है? CO3 डॉट COOH का होल ट्वाइस। COOH का होल ट्वाइस। चलिए, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो आपको समझ आ गया ये भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इतनी जल्दी से तो रिएक्ट नहीं करेगी, बट वीक ऑफ द वीक हो जाएगा, अगर 1 वीक हो जाएगा या फिर 1 मंथ हो जाता है तब जाकर आप देखेंगे कॉपर वेसल्स पर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की वजह से ग्रीन कोटिंग बन जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, जिसको हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ 35. State reason for the following observation. Shining surface of some metals become dull when exposed to air for a long time. चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि भाई मेटल्स जो होती है, हाई रिएक्टिव मेटल्स, वो बहुत जल्दी से कोल्ड वाटर हो चाहे एयर हो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक है, मॉडरेटली कुछ कोल्ड से नहीं कर पाती तो हॉट से करती हैं, कुछ स्टीम से करते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात कर लेते हैं, जैसे कि गोल्ड है ना, प्लैटिनम हो गया। तो हम देखोगे सालों साल इनका कुछ नहीं बिगड़ता, नए जैसे बने रहते हैं, है ना। लेकिन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर क्या करता है? एयर से रिएक्ट करता है। एयर में क्या होता है? सल्फर होता है। सल्फर होता है तो क्या होगा? सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? सिल्वर ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो ये सरफेस पर क्या हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटल कैसी हो जाती है? डल हो जाती है। तो ऐसा किसकी वजह से हुआ, समझ आ गया ना? लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से। किसमें एक्सपोजर किया? एयर में। ठीक है, सो इट इज बिकॉज मेटल रिएक्ट करने की किसके साथ? सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर। जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? एयर में, एटमॉस्फेयर में, टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड। क्या बना लेते हैं? सरफेस कंपाउंड। जैसे मैंने अभी सिल्वर सल्फाइड का एग्जाम्पल दिया। एटमॉस्फेयर में क्या है प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। सिल्वर जो सल्फर है वो क्या कर रहा है? सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सिल्वर सल्फाइड बना ले रहा है। सिल्वर सल्फाइड जो क्या बन जाएगा? एक सरफेस कंपाउंड से, जिसकी वजह से हमारी मेटल क्या हो जाती है? डल हो जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, समझ आ गया होगा। समझ गए भाई? एटमॉस्फेयर के अंदर जो सब्सटेंसेस थे उनसे रिएक्ट कर सरफेस कंपाउंड्स बन गए, जिसकी वजह से हमारी मेटल कैसे हो गई? डल हो गई। मोस्टली ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है मेटल के साथ और एक सरफेस लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की। ठीक है, जिसकी वजह से मेटल्स डल हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जिंक फेज टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे जल्दी से। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से हम जब भी मेटल से रिएक्ट करवाएंगे HNO3 के साथ, हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इसको। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट यहाँ पर HNO3 है, HNO3 भी एक एसिड है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही, एक्सेप्शन है। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है? H2 ना बनाकर H2O बना देता है। हाइड्रोजन ना बनाकर क्या देता है? वाटर दे देता है। वाटर दे देता है, इसका मतलब समझ आ गया आपको? हाइड्रोजन ये कभी देने वाला नहीं है, और एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे,
वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कम हो गई, जिसकी वजह से ये मैग्नीज एंड मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराता है। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम के साथ अगर मैं वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। ठीक है, बट यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है जिंक की। जिंक फेल हो गया हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए जब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, HNO3 के साथ। समझ आ गया क्यों? Because dilute HNO3 is an oxidizing agent, therefore zinc gives NO and H2O and not hydrogen. ये क्या देगा, NO दे देगा प्लस H2O दे देगा, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं देगा। समझ आ गया? वेरी 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 डाइल्यूट लेंगे और मैंगनीज और मैग्नीशियम होगी, वहां पर एक्सेप्शन है, वहां पर ये हाइड्रोजन देता है। लिख लीजिएगा नोट बनाकर जहां पर आप ये इनको लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मेटल सल्फाइड्स अकर मेनली इन रॉक्स बट मेटल हैलाइड्स अकर मोस्टली इन सी एंड लेक वाटर। ठीक है, आपको पता है सी वाटर बहुत ज्यादा नमकीन होता है ना, हाँ बिल्कुल NaCl होता है। ठीक है, मेटल क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है जो भी आपके सी वाटर होते हैं, लेक वाटर होते हैं, उनमें मेटल क्लोराइड्स यानी कि क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोराइड्स मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड्स। लेकिन जो सल्फर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही, रॉक्स में प्रेजेंट होता है। तो सल्फर जब रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या बनाएगा, मेटल सल्फाइड्स। और हमने भी पढ़ा भी है कि कई सारे ओर्स जो हमें सल्फाइड्स के या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो मेटल सल्फाइड्स हमें कहाँ मिलता है, रॉक्स में, एंड मेटल क्लोराइड्स हमें कहाँ मिलेंगे, सी वाटर एंड लेक में। बहुत बढ़िया। हेलाइड्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पर एक बता देती हूँ। हेलाइड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, फूटा कुल्लड़ बारात आई। फूटा कुल्लड़ बारात आई। फूटा मीन्स क्लोरीन, कुल्लड़ मीन्स क्लोरीन, बारात मीन्स ब्रोमीन एंड आई मीन्स आयोडीन। आप लिख सकते हैं इसे, आगे के लिए याद रहेगा आपको। फूटा कुल्लड़ बारात आई, आपको पूरा हैलोजन याद हो गया। ठीक है, ये पूरा हैलोजन ग्रुप है, हेलो ग्रुप है। इन सबकी वैलेंसी क्या होती है, हेलो ग्रुप भी लिख सकते हैं। इन सबकी वैलेंसी होती है 1, वो भी नेगेटिव में। ये सब एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया इसके बारे में। यहाँ पर आ जाते हैं, अभी क्या लिखा है मैंने, इट इज बिकॉज सी वाटर कंटेन सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स। आगे यहाँ पर ड्यू टू विच मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड whereas sulfur is found below rocks, so metal sulfides are formed in rocks। क्लियर है सभी को? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट बना के लिख लीजिएगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए जल्दी से, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए। थर्टी फाइव किया अभी हमने ना, 36। State reason for the following: electric wires are covered with rubber like material। रीजन क्या है, नॉर्मल सी बात है, 6-7 क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपने। रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ये करंट को फ्लो नहीं करेगा, डज नॉट अलाउ करंट थ्रू इट। समझ आ गया? चलिए से देख लेते हैं आंसर क्या लिखा है। इट इज बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। समझ आ गया, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस बट कॉपर कैन नॉट। रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाते हैं। हमने पढ़ा है भाई जिंक ऊपर आता है, कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट बिलो आता है। तो कॉपर हाईली रिएक्टिव होगा, नहीं होगा। कैसा होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। जो हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, कैसी रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। वही मोटा आदमी कमजोर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन मोटा बन गया, अदर मैटर्स कमजोर बन गई। क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी, नहीं। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। रीजन लिख दिया हमने, बस क्या है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस because it is highly reactive than hydrogen, but copper cannot because it is least reactive या फिर it is less reactive than hydrogen। Zinc is more reactive than hydrogen, so it displays hydrogen from the HCl या फिर from the hydrochloric acid, whereas copper cannot because it is less reactive than hydrogen। रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से इसकी।
चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर। Zn plus HCl gives out ZnCl2 plus hydrogen। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं वही रिएक्शन लिखूंगी कॉपर प्लस HCl की, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, इक्वेशन नहीं लिख सकते हम इसकी, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? सल्फाइड ओर ऑफ अ मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट। कई बार बता दिया मैंने आपको, मेटल के सल्फाइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इट इज नॉट इजियर टास्क, सो हम एक वे में नहीं कर सकते। पहले मेटल सल्फाइड्स को में क्या बनाना होता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद इट इज इजियर टू सेपरेट एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। तो याद रख लो, बस यही लिखा है, इट इज इजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर एज कंपेयर टू सल्फाइड ओर। It is easier to reduce oxide ore as compared to sulfide ore. Is it clear to all? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमने। राइट अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम शो द, ये मैंने करवाया हुआ है कई बार, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। चलो जल्दी से देख लेते हैं। कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 2 20 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का देखेंगे तो कितना होता है, 17 2 8 7, ठीक है। 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आपको पता है यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl, फॉर्मूला मैं नहीं बताया कैसे होगा, दिखा देते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की कितनी होती है 1, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस क्रॉस करेंगे CaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaCl2। यानी कि ये जो 2 क्लोरीन कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन है, एक कौन लेने वाला है, क्लोरीन के 2 अलग अलग एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये बन जाएगा Ca2 प्लस एंड Cl2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 हटाई देती हूँ मैं क्योंकि मैंने क्लोरीन को कंबाइनली दिखाया है, ठीक है। ये 8 हो गए, Cl2 यानी कि 2 Cl इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर अगर दिखाना है आपको तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, CaCl Cl प्लस 2, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, इसके बन चुके, ये एक बन गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अबव कंपाउंड एंड एक्सप्लेन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सच कंपाउंड। यहाँ पर कैटायन एंड एनायन बना रहे हैं, कैल्शियम क्या बना रहे हैं, कैटायन, और क्लोरीन क्या बना रहा है, एनायन, यानी कि Ca+2 क्या है यहाँ पर, कैटायन एंड Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव यहाँ पर क्या है, एनायन है, ठीक है। नेमिंग अगर आ गई तो इस तरीके से कर देना, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, इस तरीके से आयनिक फॉर्म में दिखा देना। क्योंकि ये कैटायन एंड एनायन बना रहे हैं, आयंस बना रहे हैं, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड। कैल्शियम एंड 2 क्लोरीन इस तरीके से अटैच हो गए, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो नेचर होगा वो किसका होगा, किसकी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है, आयनिक बॉन्ड्स की। तो फर्स्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैसे होते हैं, हार्ड एंड सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बहुत हार्ड एंड कैसे होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल इन वाटर, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज पूछी गई थी तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लिख दी। हार्ड सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर भी होते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे आप कई सारे पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 38 एन ओर ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ब्रिस्क एफर्वेसेंस कब प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया, कोई एक ऐसा ओर है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने वाली है। ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ओर इज दिस, व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द एनरिच्ड ओर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर कॉइन इज कैप्ट इमर्ज इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर मोर सम टाइम
what change will take place in coin and color of the solution, rise balance chemical equation of the reaction involved. तो पहले आ जाते हैं हम अपने और पर, ठीक है। कौन सा और है यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ब्रिस्क एफर्वेसेंस से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारा और कैल्सिनेशन प्रोसेस, है ना, कार्बोनेट और। कौन सा और है ये? एक कार्बोनेट और है। कौन सी प्रोसेस होगी? कैल्सिनेशन, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। अगर मैं जिंक की बात करती हूँ, ZnCO3, ठीक है, हीट करना होगा हमें, तो क्या बनता है? ZnO प्लस CO2, CO2 गैस बनेगी, बाहर निकल जाएगी, बैलेंस है रिएक्शन। सेकेंड स्टेप इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या करते हैं हम? ZnO को फिर से क्या कराएंगे? कार्बन से रिएक्ट करवाएंगे, रिड्यूस्ड कराएंगे, जिंक अलग हो जाएगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी उड़ जाएगा। समझ आ गया? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड, आपने देख लिया। कार्बोनेट और है तो पहला आपने क्या किया है? कैल्सिनेशन, फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे क्या? कैल्सिनेशन। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन, इसकी हेल्प से कर रहे हैं विद कार्बन। पहला स्टेप है कैल्सिनेशन, दूसरा स्टेप हो गया रिडक्शन विद कार्बन। इज इट क्लियर टू ऑल? रिडक्शन विद कार्बन, ये दो स्टेप हो गए इसके। अब है भाई कि भाई सिल्वर कॉपर कॉइन को इमर्ज किया गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, AgNO3 फॉर सम टाइम। What change will take place in coin and color of the solution? Write a balanced chemical equation of the reaction involved. पहले देख लेते हैं, कॉपर से नीचे आता है भाई सिल्वर, तो हाँ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। AgNO3 प्लस Cu gives out CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इसको 2 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। सो कॉपर कॉइन इज केप्ट इमर्ज्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। व्हाट चेंज विल टेक प्लेस इन कॉइन एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। चेंज क्या आ जाएगा? चेंज क्या आ जाएगा भाई? कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन चुका है, कलर कैसा हो जाएगा कॉइन में एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन में? बताइए जल्दी से। हाँ जी, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए फिर बताइए। समझ आ गया? देखिए अब आपको पता है कॉपर कॉइन था, ठीक है, कॉपर कॉइन था और सॉल्यूशन किसका था? नाइट्रेट का था। तो आपको पता है अब ये कैसा बन गया? सिल्वर, सिल्वर सेपरेट हो चुका है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। समझ आ गया? यहाँ पर चेंज इन कलर की बात करते हैं अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया, समझ आ गया। कॉपर पर, कॉपर के मेटल कॉइन पर किसका डिपोजिशन हो गया? सिल्वर का। डिपोजिशन ऑफ सिल्वर ऑन कॉइन, डिपोजिशन चाहे लिख लीजिए, ऑफ सिल्वर, सिल्वर मेटल ऑन कॉइन, ठीक है। और जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया? यहाँ लिख लीजिए ब्लू कलर सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप भूल जाए तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ लिख ही दिया इसीलिए, ब्लू कलर सोल्यूशन, ठीक है। चलिए से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। Define activity series of metals. Arrange the metals gold, copper, iron and magnesium in order of their increase in reactivity. ठीक है, चलिए हमें डिक्रीजिंग निकालना है, राइट? हाँ, नहीं नहीं, इंक्रीज करना है, ओके सॉरी। कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ गोल्ड, देन कॉपर, देन आयरन, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है, एंड देन मैग्नीशियम, ठीक है। आपको समझ आ गया? मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव, देन आयरन, देन कॉपर एंड देन गोल्ड, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, छोटे से बड़े के फॉर्म में, छोटे से बड़े के फॉर्म में, ठीक है। समझ गए? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये सब मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, ये कि काफी लोगों को कंफ्यूज करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन सम जिंक पीसेस आर पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक पीसेस को हम कहाँ रख रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डिस्प्लेस कर देगा, बिल्कुल कर देगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, डिपोजिशन हो जाएगा किसका, कॉपर का, ठीक है, क्योंकि जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, वही मेटल की प्रॉपर्टीज पे चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्प्लेसमेंट कर देती है, हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है आसानी से, इज इट क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पर जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, सो इसके लिए ZnSO4 बन जाएगा एंड Cu रिलीज हो जाएगा। समझ आ गया, जिंक पीसेस को आप पुट करोगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 का सोल्यूशन इन कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। सम सिल्वर पीसेस आर पुट इनटू ग्रीन कलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब ग्रीन हो या ब्लू हो कुछ भी हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि आयरन से लीस्ट रिएक्टिव है कौन, सिल्वर, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, Ag प्लस FeSO4 गिव्स आउट नो रिएक्शन। आंसर क्या हो गया हमारा, नो रिएक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ आ रहा है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये हो गया सेकंड का आंसर और ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। Question number 40. Write the chemical name of the coating that forms on silver and copper articles when these are left exposed to moist air. बात हो चुकी है हमारी कि सिल्वर क्या बनाता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, और कॉपर की तो कई बार बात हो गई, हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, टाइम नहीं वेस्ट करना हमें आपका, कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CuCO3.CuOH का वोल्ट वाइज। एक्सप्लेन व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, द लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन, ठीक है, या फिर कोटिंग ऑफ लेयर, या फिर द कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। क्या व्हाट पर्पस इज ऑफ बाइट, क्या करना है, रस्टिंग से बचाना है, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग या लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। The process of coating of zinc layer, the process of coating of zinc layer over iron is called galvanization। आपको समझा दिया galvanization क्या होता है। पर्पस बताया भी आपको मैंने, क्या पर्पस क्या होगा, पर्पस है भाई आयरन को हमें बचाना है, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ आ गया सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल, हाउ डू द properties of iron change when small quantity of carbon, adding of a small quantity to prevent rusting of iron when adding small quantity of carbon, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, to prevent rusting from rusting of iron, to prevent rusting of iron when adding small quantity of carbon, when adding small quantity of carbon, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है। निकल एंड क्रोमियम आर मिक्स्ड विद इट, क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि कैसी होती है, रस्ट फ्री रहेगी, ठीक है। तो निकल एंड क्रोमियम को जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। कैसी होती है, मेलिएबल होती है, कैसी होती है ये, मेलिएबल होती है, ठीक है। और क्या करते हैं हम इसे भी रस्टिंग से बचाते हैं, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 41,
In the formation of a compound between two atoms A and B, A uses 2 electrons and B gains 1 electron. A है जो लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, ठीक है। B क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यानी कि हमें समझ आ गया ये कैटाइन है, ये अनाइन है। बहुत देर से ये वाला गेम खेल रहे हैं हम, है ना, हमें समझ आ रहा है कैटाइन है, ये अनाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया। चलिए पहले आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयंस बन रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड। आंसर हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट कह रहा है सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। ए कितने डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी हो गई, 2, ठीक है। हो गया AB2। क्या बन गया, AB2। फॉर्मूला क्या बन गया, AB2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। वही सेम है, Mg यहाँ पर Cl2, ठीक है। क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, MgCl2 का स्ट्रक्चर मैंने करवाया हुआ है, आप बैक जाकर देख सकते हैं, ठीक है। Cl2 और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये बन चुका। नेक्स्ट है व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड की वजह से। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने क्या बोला था आपसे, मैं आपका पूरा चैप्टर कवर कराने वाली हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू, और मैं अपने वादे को निभा रही हूँ। बस आपका काम है इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझ आ गया, मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। मैं अभी शॉर्ट में यहाँ लिख देती हूँ, आयनिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, चलिए 41 42, ठीक है। कार्बन कैन नॉट बी यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताया हुआ है मैंने, जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है कौन कौन है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, कैल्शियम। तो मैग्नीशियम क्या है, मैंने बताया था हाईली रिड्यूसिंग, हाईली रिएक्टिव मेटल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है एज कंपेयर टू कार्बन। सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस्ड, कौन सी मेटल्स को नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल को। सो मैग्नीशियम इज मोर इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन। आंसर लिख लीजिए इसका, ए डाल लीजिए। मैग्नीशियम इज इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरीके से लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस्ड मैग्नीशियम, ठीक है। सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस्ड मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज सोडियम ऑब्टेन फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। आपको पता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस। आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे तो मैंने करा दी थी, ये रिएक्शन करा दी थी मैं जल्दी से। NaCl इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होगी, Na प्लस Cl2, ठीक है, 2Na प्लस Cl2, 2NaCl इलेक्ट्रो, ठीक है। हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सल्फाइड और गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा पेज ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं पेज को। ओ सॉरी, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, आयनिक बॉन्ड हो चुका था, मैग्नीशियम। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। Cu2S प्लस O2, ठीक है, गिव्स आउट। कौन सी प्रोसेस चल रही है, रोस्टिंग। पहला स्टेप क्या है हमारा, रोस्टिंग का। करवाया हुआ है मैंने, जल्दी से करवा देती हूँ मैं फिर भी, क्योंकि रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बन जाएगा, Cu2O एंड SO2 रिलीज हो जाएगा। सॉरी, CO, ठीक है, Cu2S 3O2 SO2, SO2 कितने बन जाएंगे यहाँ पे,
ठीक है, अभी बैलेंस करते हैं इसको। ले लेते हैं हम अपने CO2O को, इधर 2 कर लीजिए, इधर 2 कर लीजिए और इधर कर लीजिए 2, अभी बैलेंस। ठीक है, 2 CO2O प्लस हम लेंगे यहाँ पर CO2S गिव्स आउट। डेसिमराइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पर हमें ब्लिस्टर कॉपर मिल जाता है 6 CO प्लस SO2। ठीक है, कॉपर हमें फॉर्म हो गया। ठीक है, 2 प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। चलिए से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लिस्टर कॉपर मैंने बताया ये कौन सा ऑब्टेन हुआ हमें, ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन हो जाता है हमें। प्रोसेस का नेम बता दिया, बेसिमराइजेशन लिख देती हूँ मैं, बेसिमराइजेशन। ये 2 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। ठीक है, चलिए से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 43। How is the method of extraction of metals high up in the reactivity series different from that of the metals in the middle? Why the same process cannot be applied for them? Explain giving equation extraction of sodium. मैंने आपको समझा दिया है बहुत पहले, आपको मेटलर्जी पढ़ाया है मैंने इसी वीडियो के अंदर, आप बैक जाकर देखिए। मेटल्स हाई अप इन द सीरीज ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कैसे मिलेंगे हमें? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलती है। बिकॉज दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द कार्बन। बहुत देर से कर रहे हैं हम, cannot be obtained by chemical reduction। एल्यूमिनियम कार्बन इन सबसे रिड्यूस नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पर है। ठीक है, तो इनको हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं? ओनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। मेटल्स इन द मिडल ऑफ सीरीज आर लेस रिएक्टिव एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल रिडक्शन। इनको हम केमिकल रिडक्शन के थ्रू, कार्बन या फिर एल्यूमिनियम के थ्रू हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट है ना, same process cannot be used for both them as highly reactive metals cannot be obtained by chemical reaction। हमें समझ आ गई ये जो सेम प्रोसेस है, कैन नॉट बी यूज फॉर बोथ ऑफ देम एज, ना ही हम हाईली रिएक्टिव मेटल को लीस्ट रिएक्टिव से, ना ही लीस्ट रिएक्टिव को हाईली रिएक्टिव से सेपरेट कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया था एक्सप्लेन गिव इक्वेशन द एक्सट्रैक्शन ऑफ 2NaCl Na+Cl2 सेपरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपको, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है, देन कैथोड पर जाकर आपको क्या मिल जाता है? मेटल मिल जाती है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ 2 मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, पोटेशियम एंड सोडियम। सिंबल क्या है? के, यहीं पर लिख देती हूँ, एंड सोडियम। हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सोडियम Na इसका क्या होता है? ठीक है, ग्रीक में से नेट्रियम कहते थे इसलिए Na इसका सिंबल है। ठीक है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हाउ एनी वन ऑफ द 2 मेटल्स रिएक्ट विद अ हैलोजन। ओके, स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड सॉरी फॉर्म्ड। चलिए पहले हम देख लेते हैं कैसे ये रिएक्शन, कैसे ये रिएक्ट करेंगे। के रिएक्ट करा रहे हैं हम किसके साथ? एक और रिएक्ट कराएंगे हम हैलोजन के साथ। हैलोजन क्या ले लिया मैंने? थोड़ा फ्लोरीन ले लिया या फिर क्लोरीन ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आउटर शेल में कितने होते हैं क्लोरीन के? 9 होता है, 2 एंड 7। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा ये, इसको मैं दूसरे से डिनोट कर दे। ठीक है, Cl के भी आउटर शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसको दिखाती हूँ और लिखती हूँ, ठीक है, दोनों में से किसी को भी दिखा सकते हो। हैलोजन है, हैलोजन के लिए ट्रिक बताई थी मैंने, फूटा कुल्हड़ बारात आई। ठीक है, क्या ट्रिक होती है? फूटा कुल्हड़ बारात आई, FCl Br I। हैलोजन को याद करने का तरीका है, इतने ही हैलोजन आपको याद करने हैं। फूटा कुल्हड़ बारात आई। ठीक है, ये आप हैलोजन को याद कर सकते हैं। सारे हैलोजन में से कोई भी हैलोजन को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन ले रखा है, आप कोई भी ले सकते हैं अदर। सबके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सबके आउटर सेल में कितना आने वाला है? 7 7 7 7। ठीक है, आगे समझ। अगर मैं सोडियम भी लेती हूँ तो सोडियम भी सेम ही रिएक्ट करेगा। सोडियम की भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन,
एस को भी एक और Cl को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। बहुत देर से मैंने समझा दिया, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, आई थिंक। नेक्स्ट है स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। आयनिक कंपाउंड बनेंगे, 3 प्रॉपर्टीज तो आपको लिखवाई थी, चौथी आप क्या लिख सकते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलेबल होते हैं वाटर में, हार्ड सॉलिड, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, soluble in water, high melting and boiling point, high melting and boiling point, good conductor of electricity, ठीक है, हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, सिल्वर एंड कॉपर लॉस देयर शाइन व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, नेम द सब्सटेंस फॉर्म ऑन देयर सरफेस इन ईच केस। बता दिया है, सिल्वर सल्फाइड कैसा बन जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, Ag2S, ब्लैक कलर का, ठीक है। कॉपर ग्रीन कलर का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। टार्निश्ड कॉपर वेसल्स आर क्लीन्ड विद टैमरिंड जूस। अब देखो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक है, एसिड से रिएक्ट कराएंगे, एसिड बेस सॉल्ट, क्लीनिंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया। टैमरिंड कंटेन्स एसिड विच रिएक्ट विद बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड प्रोडक्ट गेट डिसॉल्व एंड रिमूव फ्रॉम प्रॉपर वेसल्स। मतलब वही है, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट था उसने एसिड से रिएक्ट किया। टैमरिंड जूस कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ये क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा, उस लेयर को, सरफेस लेयर को, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, एंड हमारी मेटल कैसी हो जाएगी, चमकती, है ना, ठीक है। Tamarind contains acid which reacts with basic copper carbonate and produce get dissolved and removed from copper vessels. Next, aluminium is more reactive than iron, yet there is less corrosion of aluminium as compared to iron when both are exposed to air. ठीक है, समझ लेते हैं। एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। अगर मैं एल्यूमिनियम को एक्सपोज कर देती हूँ तो वो इतना ज्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है, इतना ज्यादा कोरोजन नहीं होता एल्यूमिनियम में एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन तो क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट लगते लगते खत्म हो जाएगा, ईट अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बार ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, लेयर किसकी बन गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। फर्दर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, आंसर समझ आ गया। फर्दर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोरोजन नहीं होगा, एल्यूमिनियम का कोरोजन इतना ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू आयरन। तो एल्यूमिनियम फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस which does not further react with air, which does not further react with air। हमें समझ आ गया, एल्यूमिनियम क्या कर लेता है, ऑक्साइड लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, which does not further react with air, दोबारा से एयर से रिएक्शन नहीं करता। इज इट क्लियर टू ऑल? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई थिंक आपको सब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट है वो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी भी है उसको भी आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड भी, अदर चैप्टर से भी, ठीक है। मैंने कोशिश तो की है आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हो सकता है एक वीडियोस और है मेटल एंड नॉन मेटल की, जिसके थ्रू आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, क्लियर होने वाला है। कोई डाउट है मैं आपको बता चुकी हूँ, आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं, आप उनको अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन कैसे आते हैं आइडिया लग चुका है, राइट। अब आपको चैप्टर के अंदर का समझ आ गया कि एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर है क्या। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, केमिकल प्रॉपर्टीज कर लीजिए, उसके बाद मेटलर्जी मैंने आपको पूरा करा ही दिया, इसके थ्रू आप पूरा पढ़ सकते हैं। एंड देन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, ये आपको सब बता दिया गया है, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए वीडियो बेनिफिटेड रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।